बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एग्रीकल्चर बाय एल एन चित्रवाल में स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे पशुपालन और उसके अंतर्गत जनरल अपन पशुपालन से संबंधित टॉपिक पढ़ रहे थे। तो नेक्स्ट टॉपिक आज अपना देखते हैं पशुओं का चयन, यानी पशुओं का चयन अपने को किस आधार पर करना है। पशुओं का चयन, अपन पशु खरीदे उस समय अपने को कौन सी चीजों का यानी चीजों को आधार मानना है और उनको आधार मानते हुए अपने को क्या करना है, यानी पशु खरीदने हैं। तो देखो पशुओं का जो चयन होता है, सबसे पहली कंडीशन आती है अपन पशुओं का जो शारीरिक दशा है वो देख कर ही अपन क्या करते हैं, नॉर्मल कोई विधि अपनाते हैं अपने घरों पर। तो कि पशुओं का अपन क्या करते हैं, डायरेक्ट जाके पशु को देखते हैं, यानी उनकी शारीरिक दशा देखते हैं। तो पहला पॉइंट अपने लिया पशुओं के चयन के अंतर्गत पशुओं की शारीरिक दशा देखकर, पशुओं की शारीरिक दशा देखकर, यानी पहली कंडीशन अपने पास में आ जाती है, पशुओं की अपने को शारीरिक दशा देखनी है और वो शारीरिक दशा देखते हुए अपने को क्या करना है, पशु खरीदने हैं। यानी पशुओं की जो शारीरिक दशा है वो अच्छी होगी, उसके हिसाब से अपन पशु खरीदते हैं। दूसरी चीज आती है रिकॉर्ड देखकर। दूसरी चीज अपने पास में क्या आता है, रिकॉर्ड देखकर, यानी बड़े बड़े जो फार्म होते हैं उनके ऊपर क्या होता है, रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते हैं और उन रिकॉर्डों को अपन देख के उसके आधार पर अपन क्या करते हैं, पशुओं को खरीदते हैं। रिकॉर्ड का मतलब यानी वो कौन सी नस्ल का है, वो कितनी आयु का है, उस हिसाब से अपन क्या करते हैं, पशु अपने को खरीदने चाहिए। तीसरी आती है गुणांकन पत्र तालिका देखकर। नंबर तीसरी जो चयन की विधि है वो आती है गुणांकन पत्र तालिका देखकर। और गुणांकन पत्र तालिका के आधार पर अपन क्या करते हैं, पशु खरीदते हैं। और इन तीनों विधियों में जो सर्वोत्तम जो विधि है वो सर्वोत्तम विधि अपने पास में कौन सी है, गुणांकन पत्र तालिका वाली है। कौन सी है, गुणांकन पत्र तालिका ही है। अब दूसरी चीज, अब देखो इस गुणांकन पत्र तालिका में क्या होता है, अंक निर्धारित किए जाते हैं। कि क्या निर्धारित किए जाते हैं, अंक निर्धारित किए जाते हैं। और अंकों में क्या करते हैं अपन, जैसे उसके सामान्य स्वरूप के दे दिए, सिर गर्दन के दे दिए, शरीर का दे दिया, अगले धड़ का दे दिया, पिछले धड़ का दे दिया, और उसके जो भी अन्य कार्य हैं उनके आधार पर अपन ने उनको अंक दे दिए। जैसे यानी अपन जो भी गाय भैंस है उसमें अपन सर्वाधिक जो अंक होते हैं वो अयन के होते हैं। अयन का मतलब अपने को सिंपल सी बात है, दूध से संबंधित, दूध देखकर अपने पशुओं को खरीदते हैं। तो सबसे ज्यादा जो अंक निर्धारित किए जाते हैं वो अयन के ही निर्धारित किए जाते हैं। तो पहली चीज आपको एक चीज ध्यान रखनी है, एक आदर्श पशु में कितने अंक होने चाहिए। एक आदर्श पशु में अंकों की संख्या, तो अंकों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 75 से ज्यादा होनी चाहिए। कितने से ज्यादा होनी चाहिए, 75 जो अंक है उससे ज्यादा होने चाहिए। तो एक आदर्श पशु में 75 से ज्यादा अंक होने चाहिए, पहली चीज। ठीक है। नंबर दूसरी चीज मैंने बताई थी कि जो सर्वाधिक अंक होते हैं वो सर्वाधिक अंक किसके होते हैं, अयन के होते हैं। सर्वाधिक अंक किसके होते हैं, अयन के होते हैं। और कितने होते हैं याद रख लेना, ये भी हालांकि पूछेगा नहीं आपको, ये चीज आपके जेट में इतना नहीं होता है। यानी आपको तो एक ही चीज ध्यान रखनी होती है यहाँ पर जेट के लिए कि सर्वाधिक अंक अयन के होते हैं। लेकिन जैसे आगे एग्जाम के लिए भी आप याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो, अयन के कितने अंक होते हैं, 35 अंक होते हैं। ठीक है। इसके बाद में बात कर लेते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको हमेशा कंफ्यूज करता है, क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछ लिया जाए। एक आदर्श पशु में कुल अंकों की संख्या, एक आदर्श पशु में कुल अंकों की संख्या कितनी होती है। तो देखो हमेशा क्या होती है, कुछ कोई भी पशु हो चाहे वो अच्छा नहीं हो, नहीं है, तो भी उसमें कुल अंकों की संख्या क्या होगी, 100 ही होगी। और यदि क्या होगा भाई, यहाँ पर इस चीज के लिए सब ध्यान देना, कुल अंकों की संख्या कितनी होती है, 100। लेकिन आदर्श पशु में अंक कितने होने चाहिए, 75 से ज्यादा होने चाहिए। आ गया समझ में। चलो इसके बाद देखिए नेक्स्ट अपन देखते हैं पशुओं का शरीर भार। यानी पशुओं का शरीर भार अपन ज्ञात करें तो कौन कौन सी विधियों के द्वारा अपन शरीर भार ज्ञात करें। छोटे छोटे टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिकों से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकल जाते हैं। पशुओं का शरीर भार,
देखो पशुओं का शरीर भार क्यों ज्ञात करते हैं, एक जनरल आइडिया कोई आपसे पूछे कि पशुओं का शरीर भार क्यों ज्ञात करें, तो पशुओं के शरीर भार के आधार पर अपन क्या करते हैं, उनको चारा देते हैं, उनको दाना देते हैं, तो ये आगे चल के फिर काम लेने वाली ये चीज है। इस वजह से बता रहा हूं कि पशुओं का जो शरीर भार है वो अपन ज्ञात क्यों करते हैं, तो पशुओं का जो शरीर भार है वो ज्ञात क्यों किया जाता है, उनको चारा एक अच्छी यानी सही मात्रा में चारा देने के लिए, सही मात्रा में दाना देने के लिए शरीर भार ज्ञात करते हैं। तो शरीर भार कौन कौन सी विधियों के द्वारा ज्ञात करते हो, तो देखो नंबर 1 पहली विधि आती है चौकी तुलना विधि। कौन सी विधि आती है, चौकी तुलना विधि, यानी आप क्या करोगे, उसको तोलोगे, अपने जो कांटा होता है उस कांटे से तोलोगे तो वो डायरेक्ट उस विधि का नाम अपने पास में क्या आ जाता है, चौकी तुलना विधि। ठीक है, ये तो आपने सिंपल चीज आ गई। नंबर दूसरी चीज सूत्र द्वारा, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, यानी सूत्र विधि है सूत्र द्वारा। ठीक है, देखो यहाँ पर जो भी आपके अभी कोटा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत एक टेक्निकल असिस्टेंट और सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ था, उसके अंतर्गत आपको इस यहाँ से क्वेश्चंस पूछा था, उस सुपरवाइजर में पूछा था। तो यहाँ पर सूत्र विधि के यानी सूत्र के द्वारा पर क्या करते हैं, पशुओं का शरीर भार ज्ञात करते हैं। इसके अंतर्गत जो पहला सूत्र आता है वो आता है शेफर सूत्र। पहला सूत्र कौन सा आता है, शेफर सूत्र। इस शेफर सूत्र के द्वारा पर क्या करते हैं, जो कम आयु के और हल्के जो पशु होते हैं जैसे गाय भैंस, उसका शरीर भार ज्ञात करते हैं। तो यहां बता दीजिए, कम आयु के गाय भैंस का शरीर भार ज्ञात करते हैं। कौन से सूत्र के द्वारा, यानी शेफर सूत्र के द्वारा, यानी शेफर सूत्र के द्वारा कम आयु के जो गाय भैंस है उनका वजन अपन ज्ञात करते हैं। अब वजन जो होगा वो वजन का जो सूत्र आएगा यहाँ पर, वो सूत्र कैसे आएगा, तो देखो हमेशा जो वजन होगा वो पौंड में मापा जाएगा। किसमें मापा जाएगा, पौंड में मापा जाएगा। पौंड में मापने के लिए पहली चीज तो आपको याद रखना पशु की लंबाई, यानी जो सूत्र बताओगे उस सूत्र में पहली चीज आपको याद रखनी है लंबाई। लंबाई हमेशा क्या करना है, इंच में मापनी है। किसमें मापनी है, इंच में मापनी है। नंबर दूसरी चीज आपका क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है किससे, हस्त घेरे से। हस्त जो घेरा होगा वो हस्त घेरा भी किसमें मापोगे, इंच में मापोगे, बटा 300, यानी 300 का भाग दे दोगे। लंबाई माप ली। दूसरी चीज हस्त घेरा का मतलब उसका यानी कंप्लीटली वो उसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, वो होता है उसका हस्त घेरा। तो जो भी आपका लंबाई है इंटू हस्त घेरा इंच में आता है बटा 300, ये आपके क्या होता है, शेफर सूत्र होता है। नंबर दूसरा सूत्र अपने पास में आता है अग्रवाल सूत्र। दूसरा कौन सा आता है, अग्रवाल सूत्र। देखो ये क्या था, ये वैज्ञानिक इनके जो भी साइंटिस्ट थे उनके नाम से ही क्या हो गया, यानी ये सूत्र बना दिए गए। तो दूसरा जो अपने पास में सूत्र आता है वो क्या आ जाता है, अग्रवाल सूत्र। इस अग्रवाल सूत्र के द्वारा पर क्या करते हैं, गाय का ओनली और ओनली गाय का शरीर भार ज्ञात करते हैं। किसका, गाय का शरीर भार ज्ञात करने के लिए कौन से सूत्र का प्रयोग किया जाता है, तो आपको बताना है अग्रवाल सूत्र का प्रयोग किया जाता है। अभी यहाँ पर जो सूत्र होगा वो सूत्र होगा वजन। वजन किसमें आएगा, हमेशा पौंड में आएगा। पौंड में देखो यहाँ पर यानी आ जाती है क्या, लंबाई। लंबाई किसमें माप रहे हो, इंच में माप रहे हो। किसमें माप रहे हो, इंच में माप रहे हो। इसके बाद में दूसरी चीज अपने पास में क्या है, हस्त घेरा। हस्त घेरा में किसमें मापते हो, इंच में मापते हो। ठीक है, बटा में क्या आता है, ए। बटा में क्या आ जाता है, ए। अब इस ए का मतलब क्या है, इससे ए का मतलब क्या है, ये चीज आपको देखनी है। तो देखो यहां पर इस ए का मतलब होता है, इससे ए का मतलब होगा जब हस्त घेरा तो मापना है ही है। आपके पास जो हस्त घेरा आएगा वो क्या आ जाए, जब हस्त घेरा 65 इंच से कम हो, 65 इंच से कम हो, 65 इंच से कम होगा उस कंडीशन में
आपको क्या करना है, ए का मान मानना है नो। क्या मानना है, ए का मान नो मानना है। यानी कब, कंडीशन देखिए, जब हस्त घेरा 65 इंच से कम होता है उस कंडीशन में यानी ए का मान कितना मानना है, नो मानना है। लेकिन जब हस्त घेरा 65 से 80 के बीच में होता है, जब हस्त घेरा 65 से 80 इंच के बीच में होता है, तब इस ए का मान आप क्या करोगे, 8.5 मानोगे। कितना मानोगे, 8.5 मानोगे। और जब आपके यानी ग्रेटर देन इस हस्त घेरे की लंबाई कितनी, यानी हस्त घेरा कितने आए, यानी 80 इंच से अधिक आए, उस कंडीशन में ए का मान आपको क्या मानना है, 8 मानना है। क्या मानना है, 8 मानना है। यानी लंबाई इंच में आ गई, हस्त घेरा इंच में आ गया बटा ए का मान मैंने बता दिया कि जब हस्त घेरा 65 इंच से कम होगा, यहाँ पर 65 इंच से कम आए उस कंडीशन में नो लिखना है ए का मान। यदि 65 से 80 के बीच में आए तो आपको क्या करना है, 8.5 डालना है ए का मान। और यदि यहाँ पर 80 से ज्यादा आ रहा है हस्त घेरा, उस कंडीशन में आप क्या करोगे, ए का मान 8 यानी क्या डालोगे, 8 डालोगे। ठीक है, ये दूसरा सूत्र आ गया आपका, कौन सा, अग्रवाल सूत्र। इसके बाद में आता है तीसरा मलिक सूत्र। तीसरा क्या आता है अपने पास में, मलिक सूत्र। मलिक सूत्र के द्वारा अपन क्या करते हैं, भैंस का शरीर भार ज्ञात करते हैं। किसका ज्ञात करते हैं, भैंस का शरीर भार ज्ञात करते हैं। डायरेक्ट आपको ये चीज पूछ जाएगी, इसमें कोई वो नहीं है, सूत्र वगैरह कुछ भी नहीं है। आपको इतना सा ध्यान रखना कि भैंस का जो शरीर भार है वो शरीर भार कौन से सूत्र के द्वारा ज्ञात किया जाता है, तो आपको बताना मलिक सूत्र के द्वारा ज्ञात किया जाता है। ये आपके क्या हो गया, शरीर भार ज्ञात करने की विधियां हो गई। ठीक है, इसके बाद में आते हैं पशुओं को सींग रहित करना। नेक्स्ट अपन टॉपिक पढ़ेंगे वो इसके अंतर्गत पढ़ेंगे पशुओं को सींग रहित करना। सींग रहित मतलब डीहॉर्निंग। डीहॉर्निंग इंग्लिश शब्द साथ साथ में देखते चलना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जरूर नहीं है आपको डायरेक्ट ही क्या होता है, सींग रहित दे। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है पशुओं में डीहॉर्निंग करने की सर्वोत्तम विधि है, तो कौन सी विधि के द्वारा किया जाता है, तो आपको डीहॉर्निंग का मतलब यह है कि सींग रहित करना। डीहॉर्निंग का मतलब क्या होता है, सींग रहित करना। अब देखो सींग रहित करने, सींग रहित क्यों किया जाता है, तो कुछ पशु क्या होता है, लड़ते हैं, लड़ते समय क्या हो जाते हैं, एक यानी अपना जो भी सींग वगैरह है वो तोड़ देते हैं, यानी शरीर को नुकसान पहुंचा देते हैं एक दूसरे को। उस वजह से भी अपन क्या करते हैं, सींग रहित करते हैं। दूसरी चीज वर्तमान में क्या होता है, यानी सींग रहित करने का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, एक यानी थोड़ा सा पशु अच्छा भी लगता है, तो सींग रहित करने अपन क्या करते हैं, सींग रहित करते हैं, उसकी जगह अपन क्या कहते हैं, डीहॉर्निंग कहते हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहले जो विधि अपने पास में आई वो आ गई आरी विधि। कौन सी विधि आ गई, आरी विधि। यानी जो बड़े पशु हो चुके हैं उन बड़े पशुओं में अपन क्या करें, कौन सी विधि के द्वारा सींग काटें, आरी विधि के द्वारा। तो बता देना बड़े पशुओं में सींग रहित करने की जो विधि होगी वो विधि कौन सी हो जाएगी, आरी विधि हो जाएगी। ठीक है, नंबर दूसरी आती है आपके इलेस्ट्रेटर विधि। इलेस्ट्रेटर विधि, इलेस्ट्रेटर का मतलब होता है छल्ला। इलेस्ट्रेटर का मतलब क्या होता है, छल्ला पहनाना। छल्ला विधि भी कह सकते हो, अभी मैं आगे और बता दूंगा। इलेस्ट्रेटर में क्या होता है, यानी जैसे सींगों के ऊपर रबर का छल्ला पहना दिया जाता है, सींगों के ऊपर क्या करते हैं, रबर का छल्ला पहना देते हैं, जिसके कारण रबर का जो छल्ला होगा वो प्रेशर डालेगा अंदर ही अंदर, और वो सींग क्या हो जाएगा, अपने आप धीरे धीरे क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो यह विधि कौन सी हो जाती है आपके, इलेस्ट्रेटर विधि। तो यहां बता दीजिए सींगों में रबर का छल्ला पहनाया जाता है। सींगों में जो रबर है उस रबर का छल्ला पहनाया जाता है। उसके कारण से क्या हो जाते हैं, यानी धीरे धीरे सींग अपने आप ही क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं। वो विधि कौन सी हो गई, इलेस्ट्रेटर विधि। अब यदि आयु पूछ या टाइम पूछ लिया जाए तो आपको बताना 4 से 6 सप्ताह में सींग गिर जाते हैं। कितने सप्ताह में गिर जाते हैं, 4 से 6 सप्ताह में सींग गिर जाते हैं। यानी जब आप छल्ला पहनाओगे तब आपके छल्ला पहनाने के लगभग 4 से 6 सप्ताह के अंदर अंदर क्या हो जाते हैं,
सींग अपने आप ही गिर जाते हैं। ये विधि कौन सी होगी आपके इलस्ट्रेटर विधि। इसके बाद में आते हैं तीसरी विधि कास्टिक क्षण विधि। तीसरी विधि कौन सी देख रहे हैं, कास्टिक क्षण विधि। कास्टिक क्षण विधि। देखो कास्टिक क्षण यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी हाँ यानी KOH, ठीक है, यानी अपने पास में क्या आ गया KOH पोटेशियम, ये जो आगे पोटेशियम काम में लेना है। तो देखो यहाँ पर आपके यानी ये विधि क्या है, सर्वोत्तम विधि है। क्या है, सर्वोत्तम विधि है। तो पहली चीज बता देना, डी होर्नी की सर्वोत्तम विधि कौन सी है, यानी कास्टिक क्षण विधि। कौन सी है, कास्टिक क्षण विधि। यहां पर दूसरी चीज पूछी जाएगी कि इस विधि का जो सर्वोत्तम समय है, यानी कितनी आयु में कब अपन सींग रहित करते हैं, तो सर्वोत्तम समय आपको बताना है 7 से 15 दिन। सर्वोत्तम जो समय है वो सर्वोत्तम समय कितना होता है, बछड़े के जन्म के 7 से 15 दिन के अंतर अपन क्या करते हैं, डी होने की क्रिया कर देते हैं। जो भी बछड़ी होगी उसमें अपन क्या करते हैं, डी होने की क्रिया कितने दिन में कर देते हैं, 7 से 15 दिन में कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद में चौथा अपन लेते हैं रासायनिक। चौथी विधि अपन ले लेते हैं कौन सी, रासायनिक डी होर्नर विधि। रासायनिक विधि डायरेक्ट लिख दीजिए ना, रासायनिक विधि। अब देखो रासायनिक जो विधि है इसके अंतर्गत अपन क्या करते हैं, जो भी रसायन है उसका सींग कलिका के ऊपर लेप कर देते हैं। रसायन का सींग कलिका के ऊपर लेप करते हैं। देखो सींग, इसमें क्या करते हैं अपन, रासायनिक के अंतर्गत अपने पास में यहाँ कौन कौन सी चीजें अपन काम में लेंगे। तो यहाँ पर अपने को एक तो लेना है NaOH। क्या काम में लेना है, NaOH लेना है। दूसरी चीज अपने को यहाँ पर काम में लेनी है CaOH। दूसरी चीज क्या काम में लेनी है, CaOH। और तीसरी चीज अपने को यहाँ पर काम में लेना है पानी। यानी ये तीन चीजें अपन काम में लेंगे, तीनों को, दोनों चीजों को पानी में मिलाओगे और पानी को मिलाकर अपन क्या करेंगे, यानी सींग जो कलिका होगी उस सींग कलिका के ऊपर लेप कर देंगे। अब इसका कितना था भाग काम में लेना है ये याद रखना। तो जो भी NaOH है उसका 42% काम में लेते हैं। कितना परसेंट काम में लेते हैं, 42% काम में लेते हैं। जो CaOH होता है उसका 14% काम में लेते हैं, और जो भी पानी बच गया उसका आपका 44% भाग काम में लेते हैं। और तीनों को मिलाकर अपन क्या करते हैं, सींग कलिका के ऊपर लेप कर देते हैं। यह आपकी चौथी विधि होगी। इसके बाद में देखो पांचवी विधि के अंतर्गत अपन देखते हैं, यानी गर्म लोहे की छड़। नंबर 5 के ऊपर अपन देख रहे हैं क्या, गर्म लोहे की छड़। यानी लोहे की छड़ के द्वारा भी अपन क्या करते हैं, यानी सींग रहित करते हैं, डी होने की क्रिया करते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो गर्म लोहे की छड़ होती है उसको कलिका के ऊपर रख देते हैं। जो सींग कलिका होती है उस सींग कलिका के ऊपर रख देते हैं, जिसके कारण से क्या होता है, लोहे की गर्म जो छड़ होती है उसका टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है, यानी कुछ सेकंड्स के लिए रखते हैं अपन, और कुछ सेकंड्स में ही जो सींग कलिका होती है वो नष्ट हो जाती है। सींग कलिका पर रखते हैं, कहाँ रख देते हो, सींग कलिका पर रख देते हैं। अब सींग कलिका पर रखेंगे तो उस छड़ का टेम्परेचर कितना होगा और कितने समय के लिए उसको रखोगे। तो याद रखना, जो गर्म छड़ होती है उसका टेम्परेचर होता है 538 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है, 538 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसको 10 सेकंड्स के लिए रखते हैं। कितने सेकंड्स के लिए रखते हैं, 10 सेकंड्स के लिए रखते हैं। ज्यादा के लिए मत रख देना, नहीं तो क्या हो जाएगा, सींग के साथ साथ में पशु भी चलता बनेगा। ठीक है, तो गर्म लोहे की जो छड़ होगी उसका टेम्परेचर कितना हो गया, 538 डिग्री सेंटीग्रेड। कितने टाइम के लिए, 10 सेकंड्स के लिए। ये आपका क्या आ गया, डी होने की क्रिया हो गई। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट, पशु का बधियाकरण। देखो सारी चीजें बहुत इंपोर्टेंट है, तो
इस चीज के लिए आप यानी बेझिझक रहना, यहाँ से क्वेश्चंस जो भी आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, जो भी टॉपिक, वहां से कंप्लीट में से एक एक दो क्वेश्चंस निकलते चले जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज जो अपन पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं पशुओं का बधियाकरण। पशुओं का बधियाकरण। जो बधियाकरण है वो क्यों करते हैं, यानी पशु को अपन पालने के लिए, ठीक है, उनको उसके लिए अपन क्या करते हैं, पशुओं का बधियाकरण करते हैं। बधियाकरण के अंतर्गत अपन क्या करते हैं, पशु की जो अंड ग्रंथि होगी वो अंड ग्रंथि अपन क्या कर लेते हैं, कभी बाहर निकाल लेते हैं, कभी उसको अंदर से ही, अभी वीडियो के अंतर्गत वो चीज तो पढ़ेंगे, लेकिन पहली चीज यानी बधियाकरण होता क्या है, इस चीज को समझने के लिए आपको इतना याद रखना कि जो पशुओं की अंड ग्रंथि होती है उसको अपन क्या करते हैं, निष्क्रिय कर देते हैं। क्या करते हैं, पशुओं की जो अंड ग्रंथि होती है उस अंड ग्रंथि को निष्क्रिय कर देते हैं। उस अंड ग्रंथि को निष्क्रिय करना क्या कहलाता है, बधियाकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, बधियाकरण कहलाता है। ठीक है, ये चीज आपके पास में आ गई कि पशुओं की जो अंड ग्रंथि है उसको निष्क्रिय करना क्या कहलाता है, बधियाकरण कहलाता है। अब यहाँ पर उपयुक्त आयु याद रखना कि कितनी एज जो है उसके अंतर्गत पशुओं को बधियाकृत करना है, कितनी आयु तक पशुओं को बधियाकृत अपने को करना है। तो यहाँ पर याद रखना, जो भेड़ बकरी होती है उस भेड़ बकरी में अपने को 15 से 30 दिन के अंतर, भेड़ बकरी में यानी जो जब भी उसकी 15 से 30 दिन आयु हो जाए, उस 15 से 30 दिन की आयु में अपने को क्या करना चाहिए, बधियाकरण करना चाहिए। 15 से 30 दिन सर्वोत्तम जो समय है, अपन बात कर लेते हैं कितनी आयु की, तो वहां पर 15 से 20 दिन। इसी प्रकार जो कृषि कार्यों के अंतर्गत प्रयुक्त बैल होते हैं, कृषि कार्यों के अंतर्गत प्रयुक्त जो बैल होते हैं, उन प्रयुक्त बैलों जो भी बैल हैं उनमें बधियाकरण यानी कब करते हैं, तो उनमें करते हैं अपन 1.5 से 2 माह। कब करते हैं, 1.5 से 2 माह की आयु में अपन उनको बधियाकरण करते हैं। फिर बात आती है सर्वोत्तम समय। सर्वोत्तम समय का मतलब अपने को बधियाकरण कब करना चाहिए, अपने क्या करें, उनको बधियाकरण करें, तो बधियाकरण अपन उनको कब करें, तो शीत जो ऋतु होती है उस शीत ऋतु में अपने को उनको बधियाकरण करना चाहिए। ये जो आयु यानी एज होती है, ये जो समय होता है, ये समय बहुत ही क्या होता है, उनके लिए लाभदायक होता है। उपयुक्त जो आयु है वो हो गई भेड़ बकरी में 15 से 30 दिन, और कृषि कार्य में जो प्रयुक्त बैल है उनके लिए 1.5 से 2 माह है। और जो सर्वोत्तम समय आ गया अपने पास में, वो सर्वोत्तम समय क्या आ गया, यानी शीत ऋतु। ठीक है, चलो अब बात करते हैं मुर्गियों में जो यानी बधियाकरण की जो क्रिया होती है वो क्रिया क्या कहलाती है, तो केपोनाइजेशन कहलाती है। क्या कहलाती है, केपोनाइजेशन कहलाता है। कि वो चीज आगे और पढ़ाऊंगा मैं आपको, वहां पर जब मुर्गी अपन पढ़ेंगे तब वहां पर अपन ये चीज आगे जाके और पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी एक बार आपको मैं यहाँ पर ही याद दिला देता हूँ कि मुर्गियों में बधियाकरण की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है, केपोनाइजेशन कहलाती है। ठीक है, अब देखो इसकी विधियां, यानी किन किन विधियों के द्वारा अपन इनको बधियाकरण कर सकते हैं। तो देखो विधियों के अंतर्गत सबसे पहले जो विधि लेते हैं वो लेते हैं चीरा या सल्ले विधि। पहली विधि कौन सी आ गई, चीरा या सल्ले विधि। यानी अपन क्या करेंगे, चीरा लगाएंगे और चीरा अंडकोश के ऊपर चीरा लगाएंगे और चीरा लगाकर उनको क्या करते हैं, अंडग्रंथि को बाहर ही निकाल लेते हैं। ठीक है, ये तो विधि कौन सी हो गई, चीरा या सल्ले विधि। नंबर दूसरी विधि अपने पास में आएगी इलेस्ट्रेटर विधि। दूसरी विधि कौन सी आ गई, इलेस्ट्रेटर विधि आ गई। इससे इलेस्ट्रेटर ये सिंगर डीहोर्निंग के अंतर्गत भी पड़ा। क्या कर रहे हो, रबर का छल्ला पहन रहे, कहां पर, सिंगों में। यहाँ पर अपने को क्या करना है, जो भी अंड ग्रंथियां होती, अंडकोश होता है, उस अंडकोश के ऊपर क्या कर दे, रबर का छल्ला पहना देंगे, जिसके कारण से क्या हो जाएगा, यानी धीरे धीरे जो भी आपके अंड ग्रंथियां होती है उनका रस क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। ठीक है, और उसके पश्चात क्या हो जाएगा, पशु बधियाकरण हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन बता देते हैं अंडकोश के ऊपर रबर का छल्ला पहनाते हैं।
अंडकोश के ऊपर रबर का छल्ला पहनाते हैं। आगे समझ में चलो। इसके बाद में तीसरी विधि और जो सर्वोत्तम विधि है वो तीसरा अपने पास में आता है बर्डिजो कास्ट्रेटर विधि। बर्डिजो कास्ट्रेटर विधि कौन सी विधि अपने पास में आ जाती है? बर्डिजो कास्ट्रेटर विधि। बर्डिजो कास्ट्रेटर एक प्रकार का यंत्र है। यंत्र का नाम क्या है? बर्डिजो कास्ट्रेटर। और इस बर्डिजो कास्ट्रेटर के द्वारा अपन क्या करते हैं? वर्षण रज्जु को दबा देते हैं। वर्षण रज्जु को दबा देते हैं जिसके कारण अंड ग्रंथियों का जो रक्त संचार है वो रक्त संचार बंद हो जाता है। तो यहाँ पर सर्वोत्तम जो विधि हो गई तीनों में से वो सर्वोत्तम विधि कौन सी हो गई? बर्डिजो कास्ट्रेटर विधि। आपको पूछ लिया जाए कि बधियाकर्त के लिए कौन सा यंत्र काम में लिया जाता है तो बर्डिजो कास्ट्रेटर यंत्र काम में लिया जाता है। क्या करते हैं? यानी बर्डिजो कास्ट्रेटर यंत्र के द्वारा करते क्या है? तो जो वर्षण रज्जु है उन वर्षण रज्जु को अपन क्या करते हैं? दबा देते हैं जिसके कारण जो अंड ग्रंथियां होती है उन अंड ग्रंथियों में रक्त का संचार बंद हो जाता है। और रक्त का संचार बंद हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? अपने आप ही यानी धीरे धीरे जो भी वर्षण है वो क्या हो जाएंगे? सूख जाते हैं। ठीक है चलो, ये तो आपकी क्या आ गया? पशुओं को बधियाकरण करने की विधियां आ गई। इसके बाद में नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं यानी पशुओं को चिन्हित करना। नेक्स्ट क्या पढ़ रहे हैं? पशुओं को चिन्हित करना। चिन्हित का मतलब उनके ऊपर क्या कर देते हैं? कभी रंग डाल देते हैं, कभी क्या छल्ला पहना देते हैं, नंबर डाल देते हैं। क्यों करते हैं? अरे भेड़ बकरियों उसमें भेड़ों में देखा होगा चराते समय आते हैं ना तो उसमें रंग डाला हुआ होता है। वो क्यों करते हैं? पहचान के लिए। तो पशुओं को जो चिन्हित करते हैं, पशुओं को चिन्हित करना। और पशुओं को चिन्हित क्यों करते हैं? पहचानने के उद्देश्य से। पहचानने के उद्देश्य से अपन क्या करते हैं? यानी उन पे रंग वगैरह डालते हैं, उनको चिन्हित करते हैं। ये चीज तो आपके समझ में आ गई कि पशुओं को चिन्हित क्यों किया जाता है। अब देखो पशुओं को चिन्हित करने की विधियां अपन देखते हैं। पशुओं को चिन्हित करने की विधियां अपने को देखना है। विधियों के अंतर्गत सबसे पहली विधि अपन देखते हैं दागना। पहली विधि कौन सी देख रहे हैं? दागना। दागने का मतलब होता है यानी ब्रांडिंग। अरे ब्रांडिंग का मतलब क्या होता है? देखते हो आप कोई कभी कभी अपने शरीर के ऊपर कोई गर्म चीज वो क्या हो जाती है? टच हो जाती है तो अपने एक निशान बन जाता है। ठीक है, ठंडी चीज से भी बनता है, गर्म चीज से भी बनता है। तो उसको अपन क्या कहते हैं? दागना कहते हैं। क्या कहते हैं? दागना कहते हैं। ये क्या है? एक प्रकार की अस्थायी विधि है। क्या है? एक प्रकार की अस्थायी विधि। क्यों? क्योंकि समय के अनुसार, समय के साथ साथ धीरे धीरे वो निशान क्या हो जाता है? मिटता चला जाता है। क्या होता चला जाता है? मिटता चला जाता है। तो आपकी क्या हो गई? दागना अस्थायी विधि हो गई। इसके अंतर्गत गर्म भी दाग सकते हो और ठंडा भी दाग सकते हो। ठीक है चलो, इसके बाद में दूसरी विधि देखते हैं यानी टैटूइंग। दूसरी विधि अपने पास में कौन सी आ जाती है? टैटूइंग। देखो टैटूइंग को अपन क्या कहते हैं? गोदना। टैटूइंग को क्या कहते हैं? गोदना। आपने देखा होगा कई मनुष्य क्या करते हैं? कई इंसान अपने हाथ के ऊपर या कहीं पर भी यानी एक नाम लिखवा लेते हैं। वो कौन सी विधि है? गोदना या टैटूइंग। कौन सी विधि है? गोदना या टैटूइंग। नाम लिखवाते हैं, देखा होगा कभी कभी। तो वो टैटूइंग या गोदना विधि है। उसमें क्या है? स्थायी हो जाता है। वो चीज क्या हो जाती है? स्थायी। तो आपके गोदना या टैटूइंग विधि क्या होती है? स्थायी विधि। गोदना या टैटूइंग विधि क्या है? एक प्रकार की स्थायी विधि है। अब सिंपल सी बात है, अपने शरीर के ऊपर तो बाहर से डायरेक्ट दिख जाएगा। भैंस का क्या है? शरीर रंग ही काला है तो उसके ऊपर निशान कैसे बनेगा? उस कंडीशन में अपन क्या करते हैं? उनके कान के जो अंदर है वो जो भी साफ जगह है उस साफ जगह के ऊपर क्या करते हैं? टैटूइंग की क्रिया कर देते हैं। तो वो एक प्रकार का क्या हो जाता है? स्थायी हो जाता है। तो यहां बता दीजिए गाय भैंस में कान की अंदर वाली सतह पर
कान की अंदर वाली सतह पर चिन्ह बना देते हैं, और वो अंदर वाली जो सतह होती है उसके ऊपर चिन्ह बनाना, वो क्या कहलाएगा आपका टैटूइंग या गोदना कहलाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद में तीसरा आता है कान काटना। तीसरी विधि कौन सी आती है? कान काटना, या इसको कहते हैं ईयर नोचिंग। क्या बोलते हैं? ईयर नोचिंग। देखो जो ईयर नोचिंग है, इस ईयर नोचिंग की क्रिया करते हैं अपन किसमें? सुअर में। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पर कि सुअर में, यानी आपके किसकी जो चिन्हित करने की जो विधि है वो कौन सी है? तो ईयर नोचिंग या कान काटना विधि काम में ली जाती है किसमें? सुअर में। इसके बाद आता है नंबर 4 रंगना, या इसको कहते हैं पेंटिंग। रंगना या पेंटिंग बनाना। रंगना या जो पेंटिंग बनाना होता है वो कहां पर अपन काम में लेते हैं? भेड़ बकरी में काम में लेते हैं। कहां पर काम में लेते हैं? भेड़ बकरी में अपन काम में देखते हो। भेड़ों में अपन क्या करते हैं? डायरेक्टली रंग डाल देते हैं। तो वो रंग डालने की क्रिया क्या होती है? रंगना या पेंटिंग होता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट के अंतर्गत अपने पास में कौन सी विधि? छल्ला डालना। नंबर 5 के ऊपर छल्ला डालना। छल्ला डालना इसको कहते हैं, छल्ले को क्या कहते हैं? रिंगिंग। छल्ले को क्या कहते हैं? रिंगिंग। रिंग्स पहना देते हैं। अब क्या करते हैं? कभी कभी पशुओं के जो भी पक्षी होते हैं उन पक्षियों के यानी पैरों में, पक्षियों के तो पैरों में, और जो भेड़ बकरी होती है उसके कान में क्या करते हैं? अपन एक छल्ला पहना देते हैं। तो वो विधि कौन सी आ गई? आपके रिंगिंग विधि आ गई। तो यहां बता दीजिए, भेड़ में कान में, भेड़ के कान में तथा पक्षियों के पैरों में, पक्षियों के पैरों में छल्ला लगा देते हैं, छल्ला पहना देते हैं। वो विधि आपके पास में कौन सी आ जाती है? रिंगिंग विधि आ जाती है। ये आपके क्या हो गया? यानी पशुओं को चिन्हित करने की विधियां हो गई। ये आ गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट अपन देखते हैं इसमें डोकी। अरे छोटी छोटी चीजें हैं, और ये छोटी छोटी चीजें ही क्या होती है? यानी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनाती हैं। सारी चीजें यदि आपको छोटी छोटी चीजें याद होगी, एनिमल का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आप कर नहीं सकते। समझ में आ गई? यानी याद रखना, नस्लों के अंतर्गत ऐसी ऐसी विशेषता बताऊंगा, उसके अलावा आपको तीसरी विशेषता याद ही नहीं रखनी। जो विशेषता मैं बताऊं वो विशेषता याद कर लोगे, आपका एनिमल का क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा, इतना विश्वास रखिए। ठीक है, तो यहां पर अपन देखते हैं नेक्स्ट क्या अपने पास में आता है? डोकी। नेक्स्ट जो क्रिया आई वो नेक्स्ट क्रिया क्या आ गई? डोकिंग। डोकिंग का मतलब होता है पूंछ काटना। डोकिंग का मतलब क्या होता है? पूंछ काटना। और जो पूंछ काटने की क्रिया की जाती है वो किसमें की जाती है? भेड़ में की जाती है। किसमें की जाती है? भेड़ में की जाती है। भेड़ में पूंछ काटने का जो उद्देश्य होता है वो उद्देश्य क्या होता है? तो भेड़ को अपने ध्यान रखना, कुछ भेड़ें होती है जिनकी पूंछ क्या होती है? लंबी होती है। ठीक है, उस कंडीशन में एक अपने मक्खी आती है ब्लो फ्लाई। मक्खी का नाम क्या है? ब्लो फ्लाई। उस मक्खी का प्रकोप हो जाता है, तो उस प्रकोप से बचाने के लिए अपन क्या करते हैं? भेड़ में पूंछ काटते हैं। तो उद्देश्य बता दीजिए पूंछ काटने का। पूंछ काटने का उद्देश्य होगा भेड़ में बारीक व लंबी पूंछ, बारीक व लंबी पूंछ भूमि को छूती है, जिसके कारण ब्लो फ्लाई मक्खी का प्रकोप हो जाता है। किस मक्खी का? ब्लो फ्लाई मक्खी का प्रकोप हो जाता है। उस मक्खी से बचाने के लिए अपन क्या करते हैं? इसमें डोकिंग की क्रिया करते हैं। डोकिंग की क्रिया के लिए उपयुक्त आयु यानी सही एज क्या है?
किस उम्र में अपने को डॉकिंग की क्रिया करनी चाहिए, यानी पूंछ काटने की क्रिया करनी चाहिए। तो डॉकिंग की क्रिया अपने को करनी चाहिए जब भेड़ 1 से 2 सप्ताह की हो जाए, यानी जो भेड़ का मेमना है वो 1 से 2 सप्ताह का हो जाए, उस कंडीशन में अपने को डॉकिंग की क्रिया करनी है। ठीक है, चलो इसके बाद देखते हैं बछड़ों को पालने की विधियां। बछड़ों को पालने की विधियां। देखो बछड़ों को पालने की विधि, एक तो अपन क्या करते हैं, यानी बछड़े को मां के साथ रखते हैं, और दूसरी कंडीशन में बड़े बड़े जो फार्म होते हैं और उनके ऊपर घर पे तो अपन क्या करते हैं, बछड़े को मां के साथ हमेशा मां के साथ रखकर ही पालते हैं। तो एक तो वो विधि होगी, लेकिन जो बड़े फार्म होते हैं उन बड़े फार्मों पर क्या होता है, यानी मां जो भी बछड़ा होता है पैदा होता है उसके लगभग कुछ समय पश्चात अपन क्या कर देते हैं, उसको मां से अलग कर देते हैं, तो वो क्रिया दूसरी हो गई। तो आपके जो बछड़ों को पालने की विधियां हैं उसके अंतर्गत एक विधि आती है सकलिंग। एक विधि तो कौन सी आ गई, सकलिंग, और दूसरी विधि कौन सी आ गई, विनिंग। दो विधियां अपने पास में आ गई, एक सकलिंग दूसरी विनिंग। सकलिंग का मतलब मां के यानी मां के साथ बछड़े को रखकर पालना, वो कहलाती है सकलिंग, और मां से अलग रखकर पालना वो कहलाता है विनिंग। तो यहां बता दीजिए, बछड़े को मां के साथ रखकर पालना, बछड़े को मां के साथ रखकर पालने की जो क्रिया हो गई वो क्रिया तो क्या हो गई, सकलिंग, और अलग रखकर पालने की जो क्रिया हो गई वो अलग रखकर पालने की क्रिया क्या हो गई, विनिंग हो गई। आगे समझ में, एक हो गया सकलिंग, दूसरा हो गया विनिंग। सकलिंग का मतलब बछड़े को मां के साथ रखकर पाल रहे हैं, वो सकलिंग होता है। दूसरी चीज विनिंग, अलग रखकर पालने की जो क्रिया हो गई वो भी विनिंग हो गई। और बछड़ा पालन की जो सर्वोत्तम विधि है वो सर्वोत्तम विधि कौन सी आ जाती है, विनिंग, यानी अपन अलग रखकर पाल रहे हैं, वही बछड़ा पालन की सर्वोत्तम विधि है। दूसरी चीज अपने यहाँ एक चीज और अपना याद रखना, यानी जो विनिंग की क्रिया होती है उसमें बछड़े को मां से कितने समय में अलग कर लेते हैं, तो 24 से 48 घंटों के अंतर्गत अपने मां से अलग कर लेना चाहिए। बछड़े को मां से 24 से 48 घंटे में अलग कर लेना चाहिए। यानी जब ये पशु ब्याता है उस ब्याने के बाद में, यानी लगभग आपके समय आता है 24 से 48 घंटे। 48 घंटे के अंदर अपन क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। ये आपके क्या आ गया, बछड़े को पालने की विधियां। आज के लेक्चर में इतना ही, ठीक है। चलो जो भी चीज अपने पास में आती है जनरल के अंतर्गत वो देखते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू।